वो साल था 1707, जब दिल्ली के तख्त पर बैठे आखिरी ताकतवर मुगल बादशाह औरंगजेब की सांसें थम गईं। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ एक बादशाह की मौत नहीं थी, बल्कि एक विशाल साम्राज्य के ढहने की शुरुआत। दिल्ली की गलियों में सन्नाटा था, लेकिन दक्षिण से लेकर बंगाल तक महत्वाकांक्षाओं की लहरें उठ रही थीं। औरंगजेब के जाते ही मुगल शहजादों में तख्त के लिए खून खराबा शुरू हो गया। बहादुर शाह प्रथम से लेकर मोहम्मद शाह रंगीला तक शासक तो आए, लेकिन वो मुगलिया रसूख गायब हो चुका था। मुगल दरबार अब साजिशों का अड्डा बन गया था। अभी ये अंदरूनी उथल पुथल शांत भी नहीं हुई थी कि 1739 में उत्तर पश्चिम से एक धूल भरा तूफान उठा। वो नादिर शाह था। उसकी सेना ने दिल्ली को बेरहमी से लूटा और मुगलों की शान मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा हमेशा के लिए भारत से दूर चला गया। इस तबाही ने दुनिया को बता दिया कि मुगल साम्राज्य अब सिर्फ एक कागजी शेर है। इसी बीच भारत के अलग अलग कोनों में नए सितारे चमकने लगे। बंगाल में मुर्शिद कुली खान, अवध में सादत खान और हैदराबाद में निज़ाम उल मुल्क ने अपनी स्वतंत्र सल्तनतें खड़ी कर लीं। वहीं दक्षिण में मराठों की तलवारें चमक रही थीं, जो पूरे भारत को एक भगवा झंडे तले लाने का सपना देख रहे थे। लेकिन 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों की इस बढ़ती शक्ति को एक गहरा जख्म दिया। लेकिन असली कहानी तो भारत के समुद्री तटों पर लिखी जा रही थी। मुगल जब जमीन पर लड़ रहे थे, तब समुद्र पर नीले पानी की ताकत बढ़ रही थी। पुर्तगाली पहले ही आ चुके थे, लेकिन अब डच, ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों के जहाज मसालों और कपड़ों के लालच में भारत पहुंच रहे थे। शुरुआत तो व्यापार से हुई, लेकिन धीरे धीरे ये व्यापार साम्राज्य की भूख में बदल गया। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक के मैदानों में 3 भयानक युद्ध हुए। 1760 के वांडीवाश के युद्ध ने ये साफ कर दिया कि भारत पर अब फ्रांसीसी नहीं, बल्कि ब्रिटिश यूनियन जैक लहराएगा। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आया 1757 में बंगाल के प्लासी के मैदान में। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला एक स्वाभिमानी शासक था, जिसे अंग्रेजों की बढ़ती दखलंदाजी पसंद नहीं थी। रॉबर्ट क्लाइव ने यहां तलवार से ज्यादा साजिश का इस्तेमाल किया। नवाब के अपने सेनापति मीर जाफर ने ऐन मौके पर धोखा दिया और बंगाल की आज़ादी अंग्रेजों के कदमों में गिर गई। इसके ठीक 7 साल बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। इस बार अंग्रेजों ने सिर्फ बंगाल को नहीं, बल्कि मुगल सम्राट शाह आलम और अवध के नवाब की संयुक्त सेना को धूल चटा दी। 1765 की इलाहाबाद की संधि ने अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी दे दी। यानी अब भारत के एक बड़े हिस्से का खजाना विदेशियों के हाथ में था। एक व्यापारी कंपनी अब एक राजनीतिक शक्ति बन चुकी थी। इसके बाद शुरू हुआ लूट और शोषण का वो काला अध्याय, जिसने सोने की चिड़िया को कंगाली की कगार पर खड़ा कर दिया। वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस जैसे गवर्नरों ने ऐसी राजस्व प्रणालियां लागू की जिन्होंने किसानों की कमर तोड़ दी। स्थायी बंदोबस्त हो या रैयतवाड़ी, हर नीति का एक ही मकसद था, भारतीय किसान का खून चूसकर ब्रिटेन का खजाना भरना। दादा भाई नौरोजी ने इसे धन का निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा। भारत का कच्चा माल इंग्लैंड जाता और वहां की मशीनों से बना माल भारत के बाजारों को तबाह कर देता। इस आर्थिक तबाही ने बार बार भीषण अकाल पैदा किए। भूख से मरते बच्चों और लाचार माओं की चीखें अंग्रेजों के कानों तक नहीं पहुंचती थीं। लेकिन जहां जुल्म बढ़ता है, वहां प्रतिरोध की चिंगारी भी सुलगती है। 19वीं सदी के शुरुआत में भारत की आत्मा जागने लगी थी। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई और आधुनिक भारत की नींव रखी। स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को बताया कि भारतीय संस्कृति क्या है। दयानंद सरस्वती और ज्योतिराव फुले जैसे समाज सुधारकों ने समाज की बेड़ियों को काटना शुरू किया। परंतु असली धमाका अभी बाकी था। 1857 का वो साल, जब मेरठ की छावनी में एक सिपाही मंगल पांडे ने अपनी राइफल उठाई और मारो फिरंगी को का नारा बुलंद किया। ये विद्रोह दावानल की तरह फैला। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी पीठ पर बच्चा बांधकर अंग्रेजों से लोहा लिया। कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे ने संघर्ष किया, तो बिहार के 80 साल के कुंवर सिंह ने अपनी तलवार की धार से अंग्रेजों को डरा दिया। हालांकि ये विद्रोह आपसी तालमेल की कमी के कारण हार गया, लेकिन इसने अंग्रेजों के दिल में खौफ पैदा कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हुआ और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। अब भारत एक नए दौर में था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। शुरुआत में ये नरमपंथी नेताओं की संस्था थी, जो प्रार्थना और पत्रों में विश्वास रखते थे। लेकिन 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, तो पूरे देश में वंदे मातरम की गूंज सुनाई दी। स्वदेशी आंदोलन ने अंग्रेजों की आर्थिक जड़ों पर हमला किया। बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल जैसे गर्मपंथी नेताओं ने जनता में जोश भर दिया। इसी बीच 1915 में दक्षिण अफ्रीका से एक दुबला पतला आदमी भारत लौटा, जिसने दुनिया को एक नया हथियार दिया, सत्याग्रह। वो मोहनदास करमचंद गांधी थे।
क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को गांधी जी के दौर और भारत की आज़ादी तक आगे बढ़ाऊं?